नेपाल एक ऐसी जमीन जो किसी भी साम्राज्यवादी ताकतों का शिकार नहीं हुई। यहाँ पर रहने वाले लोगों को दुनिया भर में एक ईमानदार शख्सियत के नजरिए से देखा जाता है। यहाँ की गोरखा रेजिमेंट कई सालों से दुनिया के अलग अलग देशों की डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनते आ रही है। भारत भी उनमें शुमार है। नेपाल सांस्कृतिक, वैचारिक और भौगोलिक तौर से भारत के बहुत करीब है। यही वजह है कि नेपाल ने भारत के स्वतंत्र होते ही भारत में विलय होने का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था। लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे स्वतंत्र ही रहना चाहिए। इस वाक्य का जिक्र भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर में किया है। नेपाल ने भारत में विलय होने का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने क्यों रखा और जवाहरलाल नेहरू ने भी उसे रिजेक्ट क्यों किया? इन सवालों को जानने से पहले चलिए जानते हैं नेपाल की हिस्ट्री के बारे में। वैसे देखा जाए तो नेपाल का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन दौर में नेपाल की काठमांडू घाटी इनकी सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। पहले नेपाल का नाम था गोरखा एम्पायर यानी गोरखा साम्राज्य, लेकिन 20वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर नेपाल रख दिया गया। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो काठमांडू वैली को ही नेपाल कहा जाता था, मगर 1930 के बाद सारे देश को इस नाम से पुरस्कृत किया गया। भारत और चीन जैसे ताकतवर देशों के बीच होने के बावजूद भी नेपाल ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बचाए रखा है। मध्यकाल में भी यह शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत से बचा रहा। मगर ऐसा नहीं है कि नेपाल को कभी भी बाहरी ताकतों का सामना नहीं करना पड़ा। 1814 से 1816 के दौरान ब्रिटिशर्स और गोरखाओं में जो संघर्ष हुआ, जिसमें नेपाल की बुरी तरह से हार हुई, दोनों के बीच एक ट्रीटी यानी संधि ने जन्म लिया, जिसे ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी के मुताबिक नेपाल को अपने देश का करीब करीब 1/3 हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा, जो आज भारत के उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में शामिल है। आगे चलकर 1923 में ब्रिटिशर्स और नेपालियों के बीच एक और समझौता हुआ, जिसमें ब्रिटेन द्वारा नेपाल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया गया। इस ट्रीटी की कंडीशंस ये थी कि नेपाल का विदेशी और रक्षा मंत्रालय अंग्रेजों के पास ही रहने वाला था। ऐसे में ब्रिटिशर्स जब चाहे वहां के लोगों को अपनी सेना का हिस्सा बना सकते थे। इस समझौते के 4 साल बाद ही नेपाल में मौजूद 100 साल पुराने शासन, राणा शासन का अंत हो जाता है। ये शासन पूर्ण रूप से तानाशाही रवैये पर चल रहा था। उनके बाद नेपाल की कमान को संभाला राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह ने। विक्रम शाह हमेशा से ही भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन और खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू से काफी प्रभावित थे। उन्होंने 1950 में हुए राणाओं के संघर्ष के दौरान भारत में शरण भी ली थी। इसी दौरान उन्हें जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत को और भी करीब से देखने का मौका मिला। 1951 में राणा शासन के खत्म होने के बाद जब राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह के हाथ में सत्ता आई, तब उन्होंने संवैधानिक राजनीति के तहत नेपाल में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अनुसार वे त्रिभुवनवीर थे, जिन्होंने नेहरू के सामने भारत का एक प्रांत बनने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने आजादी के बाद भारत को एक नए लोकतंत्र के रूप में उभरते हुए देखा था। भारत ने जिस अहिंसक तरीके से अपनी आजादी का आंदोलन चलाया और लोकतांत्रिक देश बना, उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही थी। वही नेपाल का दूसरा पड़ोसी चीन भयानक उथल पुथल के बाद माओ की अगुवाई में तानाशाही की ओर बढ़ रहा था। नेपाल ने अपने शासन के दौरान तानाशाही रवैये को पहले ही देख लिया था। ऐसे में उसे अब जरूरत थी एक क्लीन डेमोक्रेटिक सरकार की, और भारत से बड़ी डेमोक्रेटिक सरकार उन्हें कहाँ मिलने वाली थी। यही वजह है कि उन्होंने भारत का हिस्सा बनने की इच्छा प्रकट की। नेपाल में राणा शासन के बाद राजशाही के दौरान नेहरू ने नेपाल की लोकतांत्रिक नींव को मजबूती प्रदान की। इससे नेपाल का भारत पर भरोसा और भी बढ़ गया।
वही उसे इस बात का भी डर था कि चीन उन पर अचानक हमला न कर बैठे। साथ ही साथ राजा त्रिभुवन को सत्ता के लिए फिर से आंतरिक संघर्ष की आशंका थी। उन्हें लगता था कि भारत का हिस्सा बनकर नेपाल इन तमाम परेशानियों से निजात पा सकता है। मगर नेहरू की राय नेपाल के मामले में सभी से बिल्कुल अलग थी। उनके मुताबिक बेशक सांस्कृतिक और भौगोलिक तौर पर नेपाल भारत के करीब है, मगर उसे भारत में शामिल करने से दुनिया भर में एक गलत संदेश जा सकता है। दरअसल भारत ने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक अहिंसक जंग लड़कर आज़ादी हासिल की थी। इस सूरत में अगर वो स्वतंत्र नेपाल को अपना हिस्सा बनाता है, तब दूसरे देशों द्वारा भारत पर यह आरोप लगेगा कि देखो, भारत ने जिस साम्राज्यवाद के खिलाफ जंग लड़ी, अब वो खुद भी उसी रास्ते पर चल रहा है और पड़ोसी देशों की आज़ादी छीन रहा है। भारत की आज़ादी के बाद प्रिंसली स्टेट को भारत में विलय करने का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। नेपाल के भारत में पूर्व राजदूत लोकराज बरल के मुताबिक सरदार पटेल नेपाल को भारत में मिलाने के पक्ष में थे और उन्होंने इस बारे में नेहरू से बात तक की थी, मगर नेहरू इसके लिए कभी भी तैयार नहीं हुए। नेहरू का हमेशा से यही कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे स्वतंत्र ही रहना चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में यहाँ तक दावा किया है कि अगर नेहरू की जगह नेपाल को भारत का हिस्सा बनाने का मौका उनकी बेटी इंदिरा गांधी को मिलता तो वे इसे हाथ से जाने नहीं देती, जैसे कि उन्होंने आज़ाद सिक्किम के मामले में किया था। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या नेहरू ने जो किया वो सही था या फिर वो उनके जीवन का सबसे अड़ियल भरा फैसला था? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल दोस्तों, आज़ादी के बाद सिक्किम भी भारत से अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र था। इंदिरा गांधी की सरकार में इसे भारत का हिस्सा बनाया गया। वैसे इसकी भारत में विलय की कहानी भी अपने आप में एक अलग दास्तां बयां करती है। इसके बारे में किसी और वीडियो में जरूर जानेंगे। फिलहाल मेरा आपसे ये सवाल है कि सिक्किम कौन से साल में भारत का हिस्सा बना था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।